नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी पढ़िए उसको रिवाइज करिए। जो आज पढ़ा कल रिवाइज जरूर करिए। हफ्ते भर में हफ्ते भर की चीजों को रिवाइज करिए। और ऐसे जब रिवीजन आप करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा जब आप जो भी पढ़ेंगे वो सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। 60 प्रश्न हमने आर्थिक घटनाक्रम के देखे थे। 61वें प्रश्न से आज हमको शुरू करना है और 90 प्रश्न तक जाना है। बहुत ज्यादा प्रश्न अब नहीं बचे हैं, एक दो एपिसोड और आएंगे, ये पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। उधर योजनाएं परियोजनाएं विश्व और भारत की पूरे साल डेढ़ साल की हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। पुरानी योजनाओं पर भी जाएंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं और इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में ये टेस्ट प्रोग्राम हमारा चलेगा। और इस टेस्ट सीरीज में आपको हर एक पेपर में 150 क्वेश्चन मिलेंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप 150 ही नहीं, आप कम से कम एक क्वेश्चन के साथ दो तीन और क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे। इसका पीडीएफ हम आपको देंगे। ऑनलाइन रैंक एनालिसिस हो जाएगी। जितने भी करंट अफेयर ये हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण है, चाहे वो योजनाएं परियोजनाएं हैं, या आगे जो भी हम करेंगे, उन सब का आपको पीडीएफ हम दे देंगे इस कोर्स के अंतर्गत। अगर आप इसको परचेज करते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, इसमें केवल सदस्यता शुल्क 451 रुपये है। इसको ज्वाइन करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो 6307281212 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर जो प्रश्न है उसको सबसे पहले देखते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से संबंधित स्वास्थ्य आरक्षित निधि का नाम क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जो उपकर है, शिक्षा उपकर की आय से संबंधित स्वास्थ्य आरक्षित निधि है, उसका नाम क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दी थी और तभी ये चर्चा में आई थी। ये वित्त अधिनियम 2007 के तहत लगाए गए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से एकल गैर चूक योग्य स्वास्थ्य आरक्षित निधि है। इसको बोलते हैं सिंगल नॉन लैप्सलेबल हेल्थ रिवर्स फंड। जिस जो लैप्स नहीं होती है, जैसे बहुत सारी निधियां ऐसी होती हैं, मान लीजिए दी गई आपको और आपने उसको साल भर में खर्च नहीं किया तो लैप्स हो जाएगी। मान लीजिए आपको पैसा घर से मिले और आप महीने भर में, मान लीजिए आपको मिला 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, और आपने उसमें से 12,000 खर्च किया, 3,000 बचा, तो पापा कहे कि, या मम्मी पापा जो भी भैया जो भी आपको खर्चा दे रहे हैं, वो कहे कि ठीक है अब अगली बार आपको 15 नहीं दिया जाएगा, 12 ही दिया जाएगा क्योंकि 3 ये बचा है। अगली बार फिर आपने 10 ही खर्च किया, 5 बचा, तो अगली बार आपको 7 ही दिया जाए या 10 दिया जाए क्योंकि 15 देने का टारगेट था। तो ये नॉन लैप्स लेवल होती है, ये लैप्स नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किस देश को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान दिया गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब बात आती है कि भारत का स्थान क्या रहा है, तो ये 121 रहा है, शुभ स्थान है। 121वां स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने संस्थानों को शीर्ष 100 स्थान जो है उनमें स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 100 में कौन कौन से हैं। तो जो रैंकिंग है 2021 की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें भारत के 12 संस्थान है। आजकल ऐसे प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है ये 2021 में जो प्रथम स्थान पे जिसको रखा है इसने, तो ये भी आपको जानना चाहिए। और भारत में जैसे जो 12 स्थान है उनमें प्रथम स्थान कौन है, यानी कि 12 जो स्थान है वो टॉप 100 में है, लेकिन भारत की रैंकिंग अगर आप बनाएंगे तो आईआईटी मुंबई जो है ये प्रथम स्थान पे आता है। फिर आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी खड़गपुर, फिर आईआईएससी जो साइंस इंस्टीट्यूट है बेंगलोर का वो है, फिर आईआईटी गुवाहाटी इसमें है। ये ऐसे क्रम इसका चलाएगा, तो ऐसे आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, यानी कि भारत में अगर पूछ लिया जाए कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा प्रथम स्थान है, तो ये आईआईटी मद्रास, मुंबई पहले स्थान पे, आईआईटी मुंबई पहले स्थान पर हो जाएगा। आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर
रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया। तो ये निदेशक मंडल एस बैंक का भंग किया गया था और उसने बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपए की निकासी की सीमा भी तय की थी उस समय। हो सकता है कभी आपसे ये पूछ लिया जाए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजीज के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा है? कौन ये करता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, ये जारी करता है रक्षा व्यय की सूची की कौन सबसे ज्यादा कर रहा है। तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा व्यय किया। सबसे ज्यादा व्यय किसने किया? अमेरिका। और अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा व्यय खर्च करने वाला देश बना। लेकिन उसके बाद अगर सेकंड स्थान पूछा जाए तो ये है चीन का। सेकंड नंबर पे चीन का स्थान रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? चीन रहा है। वैसे जो वैश्विक सैन्य खर्चे हैं वो आप सोच रहे होंगे कि कोविड के दौरान घटे होंगे, लेकिन ये बढ़े हैं। पिछले साल की तुलना में 3.9% का इसमें इजाफा हुआ है। अब एक बात आपके दिमाग में चल रही होगी कि भारत का स्थान क्या है? तो जस्ट नीचे अपना भारत है, तीसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। इसमें 2020 की जो ये रैंक है उसमें चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। तो पहले स्थान पर आपका अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना और थर्ड जो पोजीशन है वो भारत की है। चौथे पे रसिया है। रसिया के बाद यूनाइटेड किंगडम आता है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन रसिया चौथे पे आता है और उसके बाद में फिर यूनाइटेड किंगडम का इसमें यूनाइटेड किंगडम की बारी आती है। और उसके बाद में फिर सऊदी अरेबिया भी छठवें पोजीशन पे आ जाता है, छठे पोजीशन पे, 6th नंबर पे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की जीडीपी वृद्धि दर क्या रही है? जीडीपी वृद्धि दर 2020-21 की क्या रही है? तो ये जो वृद्धि दर रही है वो 8% रही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसको जारी किया है। और ये जो अक्टूबर दिसंबर की जो तिमाही रही है 2020 की, उसमें वृद्धि दर्ज की गई थी, उसके बाद की ये बात है। और बाकी पहले तो संकुचन चल रहा था, तो ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अवसंरचना फंड के लिए ऋण लेने में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है? यह अगला प्रश्न है। कौन सा क्षेत्र है जो कृषि अवसंरचना फंड में ऋण लेने में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है? तो ये है प्राथमिक कृषि साख समितियां। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप नाबार्ड की तरफ जाएंगे, लेकिन नाबार्ड नहीं, प्राथमिक कृषि साख समितियां जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए ऋण लेने में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखती हैं। और जो भी आवेदन आते हैं सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 58% का हिस्सा इनका होता है। उसके बाद में कृषि उद्यमियों का, फिर व्यक्तिगत किसानों का इसमें शेयर्स ऐसे होता है अवरोही क्रम में। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने बीओबी फाइनेंशियल के साथ कौन क्यूआर कॉन्कर क्यूआर कोड, ये एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड है, इसको लॉन्च किया है? कॉन्कर क्यूआर कोड यानी कि कौन फिर क्यूआर लिखा हुआ है और फिर क्यूआर कोड। तो CON क्यूआर कोड किसके साथ मिलकर, बॉब फाइनेंशियल के साथ, कौन सी वित्तीय सेवा कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया है? तो ये मास्टर कार्ड के साथ। किस वित्तीय सेवा कंपनी? तो मास्टर कार्ड के साथ इसने लॉन्च किया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड जो शाखा है बॉब फाइनेंशियल, और मास्टर कार्ड ने इसको बनाया है कौन क्यूआर कोड, कौन क्यूआर। किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फिनांस प्लान की घोषणा की है ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके? कौन सा ऐसा देश है जिसने ऐसा किया है? तो यह है अमेरिका। इंटरनेशनल क्लाइमेट फिनांस प्लान। और ये जो बाइडेन जो अभी राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने घोषणा की है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में गरीब देशों की मदद करने के लिए एक सार्वजनिक जलवायु वित्त जो है उसको दोगुना किया जाएगा। 2005 के स्तर से 50% से 52% उत्सर्जन में कटौती के लिए एक नए लक्ष्य को अगर बनाना है तो इसके लिए जो वित्त है उसको दोगुना करने की जरूरत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थोपाय अग्रिम के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। अर्थोपाय अग्रिम, वेज एंड मीन्स एडवांस इसको बोलते हैं, WMA।
तो अर्थोपाय अग्रिम के लिए पहला स्टेटमेंट है कि यह आरबीआई द्वारा प्रदान की गई अस्थायी ऋण सुविधाएं हैं, सही है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत राज्यों के लिए 21 दिन, ये याद रखिएगा, डब्ल्यूएमए के लिए 21 दिन ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति होती है। केंद्र सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1997 में किया गया था। तीनों की तीनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 दिन की ओवरड्राफ्ट सुविधा, ये ध्यान रखना है। आरबीआई और भारत सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से इसकी सीमा निर्धारित की जाती है और इन जो ये ऋण होते हैं, इन ऋणों के लिए ब्याज दर रेपो दर के समान होती है, जिसकी जो अवधि होती है ये 3 महीने की होती है। ये ध्यान रखिएगा, 3 महीने की अवधि इसकी होती है। ऐसे ही प्रश्न आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, जिससे केवल करंट नहीं है, आपका साथ में ट्रेडिशनल जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी तैयार होता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 2021 का ये सूचकांक है और ये सूचकांक जो जारी किया जाता है वो आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है और 180 देशों का ये सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत 142वें स्थान पर है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सूचकांक में सबसे ऊपर अगर फर्स्ट स्थान पे आपसे पूछा जाए तो इसमें नॉर्वे है और नॉर्वे के बाद में फिनलैंड का स्थान आता है और फिनलैंड के बाद में आपका डेनमार्क का स्थान आता है। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो मुद्रा भुगतान पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध उस समय, ये अप्रैल की आपकी न्यूज है, अप्रैल में ये तुर्की ने प्रतिबंध लगाया था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो तुर्की का सेंट्रल बैंक है उसने इसमें बिटकॉइन मुद्रा में प्रतिबंध इस पर लगा दिया था, क्योंकि उस पे ये हुआ था कि क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग पे प्रतिबंध इसने क्यों लगाया, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 4% की उसमें जब इन्होंने प्रतिबंध लगाया उसके बाद गिरावट आई, तो इन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ यानी कि इसका उपयोग हो रहा है, ये भी सिद्ध हो गया और इसके उपयोग से इन्होंने कहा कि जो अवैध मुद्रा है वो बढ़ रही है मार्केट में। 4% की गिरावट आई है, यानी कि इनके यहाँ हो रहा था, इनके लगाने से 4% की गिरावट आई है, तो यानी इनके यहाँ हो रहा था और इनके यहाँ अवैध इलीगल जो मनी है वो बढ़ रही थी, इस कारण से इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं, जो खबरों में रहे, किस संस्था से संबंधित है? तो ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति ये होती है, आईएमएफ द्वारा 1969 की बात है, अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए रूप में इसको लागू किया गया था। अभी आईएमएफ के बारे में अगर बात की जाए तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी क्या है, इसकी प्रबंध निदेशिका है, निदेशक ही बोलते हैं। और 650 बिलियन अरब डॉलर, बिलियन डॉलर, 650 बिलियन डॉलर से नए एसडीआर आवंटन का अभी समर्थन आईएमएफ ने किया है, सदस्यों जो आईएमएफ के सदस्य हैं उसने, तभी ये चर्चा में ये बात आई थी। और अभी तक का ये जो 650 बिलियन अरब रहा है, बिलियन डॉलर रहा है, अरब मैं गलत बोल रहा हूँ, 650 बिलियन डॉलर, तो ये अभी तक का इतिहास का, आईएमएफ के इतिहास का सबसे बड़ा एसडीआर आवंटन है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, किसी देश की सरकार द्वारा उधार ली गई कुल राशि को लोक ऋण या पब्लिक डेब्ट कहा जाता है? किसी देश की सरकार के द्वारा जो उधार ली जाती, मतलब कुल राशि ली जाती है, उसको लोक ऋण कहते हैं। भारतीय संदर्भ में लोक ऋण के तहत भारत की संचित निधि पर भारत केंद्र सरकार की कुल देनदारियां शामिल होती हैं, है ना? तो भारतीय संदर्भ में लोक ऋण के तहत भारत की गई संचित निधि पर भारत केंद्र सरकार की कुल देनदारियां शामिल होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लोक खाता जो पब्लिक अकाउंट होता है उसके ऊपर अनुबंधित देनदारियां इसमें शामिल नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, उसके अंतर्गत जो देनदारियां होती है वो शामिल नहीं होती है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की? फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी अब बन गई है धीरे धीरे, उसने जो क्लियर टिप थी इसको अधिग्रहित कर लिया। क्लियर ट्रिप ट्रेवल एजेंसी है, ट्रेवलिंग का काम ये करती थी, जैसे मेक माई ट्रिप है, ऐसे ट्रेवलिंग के क्षेत्र में ये क्लियर ट्रिप, तो इसको अधिग्रहित कर लिया। किस देश ने बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों के लिए अपने कारोबार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया कि अगर क्लाइमेट चेंज कुछ हो रहा है उसके कारण तो उस पर आप रिपोर्ट प्रस्तुत करिए? तो यह है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इक्वलाइजेशन लेवी को गूगल टैक्स भी कहा जाता है।
इक्वलाइजेशन लेवी को गूगल टैक्स कहा जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और यह कर अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटरों या सेवा प्रदाताओं पर लगाया जाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो नॉन रेजिडेंशियल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है। तो दोनों बातें ये सही हो जाएंगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और भारत में इक्वलाइजेशन लेवी का संग्रह वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो किया गया वो 2,57 करोड़ रुपए रहा है। और पिछले साल इसको शुरू किया गया था, तो मतलब जब लगाया गया था तो उसका लगभग 2 गुना अब की बार हो गया है, बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय आयोग ने अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रीन और डिजिटल बनाने के लिए 2026 तक सालाना कितनी राशि जुटाने की योजना बनाई है? किसने बनाई है? यूरोपीय आयोग ने बनाई है। और यह है 150 बिलियन यूरो, ये योजना है यूरोपीय आयोग की। वित्तीय क्षेत्र के लिए पहला जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला देश कौन सा है ना? जलवायु परिवर्तन कानून बना लाने वाला पहला देश कौन सा है वित्तीय क्षेत्र के लिए? तो ये देश है न्यूजीलैंड, वही जो अभी न्यूजीलैंड आया था। और वित्तीय क्षेत्र के लिए इन्होंने जलवायु, सेम क्वेश्चन ये ग्रुप में ये चल रहे हैं, यहाँ पे भी न्यूजीलैंड ना, बीमा कंपनियों, निवेश प्रबंधकों, अपने कारोबार पर जलवायु परिवर्तन और जलवायु प्रबंधन के लिए जो कानून बनाने वाला कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड। सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिडबी, सिडबी का मतलब क्या है? फुल फॉर्म बताइए। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको अभी ये जो बैंक है, इसको एक नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष मिले हैं, इनका नाम है एस रमन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत कम उम्मीद है कि पीएससी इसको पूछे, यानी यूपीएससी और यूपीपीएससी, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला जो प्रश्न है, मुक्त बाजार परिचालन ओएमओ क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? तो बाजार में मुक्त आवागमन, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या देश के केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे यहाँ का आरबीआई है, ऐसे किसी भी देश का अलग अलग केंद्रीय बैंक होता है। तो सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद, इसी को कहते हैं ओएमओ, मुक्त बाजार परिचालन या ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है। और ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति जो होती है उसको विनियमित करने का साधन माना जाता है। मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों में से इसको एक माना जाता है। जो मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण है, क्वांटिटेटिव जो मॉनेटरी आप टूल्स कह सकते हैं, पॉलिसी टूल्स कह सकते हैं, उनमें से इसको एक माना जाता है ओएमओ को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में आरबीआई, बाकी जहां का जो केंद्रीय बैंक होगा। किस संस्था ने घोषणा की कि उसने कारपोरेट मुनाफे पर वैश्विक न्यूनतम कर ग्लोबल मिनिमम टैक्स को अपनाने का समर्थन किया है? तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स को कभी सुमेलित करने के लिए आपसे दिया जाए तो आप इसी से सुमेल कीजिएगा इसका। आईएमएफ, कारपोरेट मुनाफे पर वैश्विक न्यूनतम कर को अपनाने का पक्ष इसने किया है, आईएमएफ ने। वही इसकी जो मुख्य अर्थशास्त्री एक है, कौन? गीता गोपीनाथ, भारतीय गीता गोपीनाथ, तो उन्होंने ही इसका सुझाव दिया था। किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो ये डीआरडीओ ने दी है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। डीआरडीओ का मतलब रक्षा अनुसंधान विकास संगठन निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी कह रहा है कि आओ शामिल हो जाओ और काम करो हमारे साथ, है ना। और इस कार्यक्रम के तहत इसने VLSRSAM, है ना, इस कार्यक्रम के तहत वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसको भी शामिल किया गया है, यानी कि इसके निर्माण में भी वो लोग योगदान दे सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये मार्च लास्ट में, मार्च 2021 की बात है, जब ये क्लोज किया गया था, तो जो सप्ताह समाप्त हुआ था, तो उसमें भारत चौथे स्थान पर उस समय था। कभी कभी ऐसे मार्च देके पूछ लिया जाता है, आगे हम और देख लेंगे। तो अगर आपसे मार्च देके पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे चौथे स्थान पर। ऐसे कई बार पेपर्स में, ऐसे एग्जामिनेशन में छाप के पूछा गया है कि मार्च में जो सप्ताह समाप्त हुआ उसमें कब था। और सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले जो देश हैं उसमें भारत चौथे स्थान पर है। किस स्थान पे है? चतुर्थ स्थान पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इस इंडेक्स में 156 देशों में भारत को 140वां स्थान दिया गया है। तो भारत का स्थान भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो दिया है सही दिया है। 2021 में
भारत ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें 140वें स्थान पर है। ठीक है, तो 2020 में इसकी जो रैंकिंग थी वो 112 थी, 112, और इस बार 140 स्थान पे पहुंच गया है। और 28 स्थानों की इसमें गिरावट हुई है। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कितने स्थानों की गिरावट हुई। किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए अधिनियम लागू किया? तो अगर कोई संपत्ति का नुकसान करेगा तो हरियाणा ने कहा है कि उसकी वसूली की जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कई बार लोग रैली करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, संपत्ति को नुकसान करते हैं जो सरकारी संपत्ति है, तो उसके लिए ये अधिनियम लाया गया है। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड, और ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, और ये अवार्ड दिया गया है अमर्त्य कुमार सेन को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है। नोबेल प्राइज इनको कब मिला था अमर्त्य सेन को, ये बताना है आपको। अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज किस सन में मिला था और किसके लिए? कल्याणकारी शाखा के ये हैं, तो उसके लिए इनको मिला था, और बताइएगा कि ये कब मिला था। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 2020-21 के दौरान सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त किया? सबसे ज्यादा तो ये गुजरात ने प्राप्त किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2020-21 के दौरान गुजरात को सबसे ज्यादा इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है। ठीक है, और गुजरात के बाद में आएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आपका आएगा कर्नाटक। ये 3 स्टेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, 2020-21 में भारत के निवेशक देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? जिसने भारत में निवेश किए उनमें से तो सबसे ज्यादा जो पैसा आया है वो सिंगापुर के थ्रू, सिंगापुर से आया है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के जरिए जो प्रवाह हुआ है वो सिंगापुर से सबसे ज्यादा हुआ है। 29% जितना भी आया है उसका 29% सिंगापुर से, उसके बाद में 23% अमेरिका से, और फिर मॉरिशस अब केवल 9% तीसरे स्थान पर रहा है। और इस क्षेत्र में देखें तो ये जो एफडीआई आया है तो किस क्षेत्र में? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का 44% मिला है। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिला है। और अंतिम प्रश्न इस एपिसोड का, फिर आगे हम ऐसे कंटिन्यू इसको रखेंगे। तो विश्व में लीची उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में लीची उत्पादन में भारत का स्थान है सेकंड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लीची उत्पादन कहां पे होता है? चीन में होता है, और चाइना के बाद में इंडिया में होता है। इंडिया में आपसे पूछा जाए तो बिहार जाना जाता है ना? लीची बिहार में चौथा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद भी है, और वहां पे जो एक पूरा क्षेत्र है लीची के लिए जाना था, उसे विदेश में ट्रांसफर भी होता है, या मतलब ट्रांसपोर्ट भी होता है, यहाँ से भेजा जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, आगे के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो इससे अच्छा माध्यम आपके पास अगर दूसरा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी के लिए 6307281212 पर व्हाट्सएप करिए, या आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करिए। और 1 to 20 अक्टूबर के नाम से एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, डायरेक्ट वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।